अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? कैसा रहा आपका लास्ट लेक्चर? कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि ICS और FAIT के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। इसमें तमाम बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। जो बेसिक टर्म्स आती हैं कंप्यूटर की, उनके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें लास्ट टॉपिक था हमारा आउटपुट डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइसेस को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का आ रहा है, वो आ रहा है बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। हम लोग अक्सर बात करते हैं बिट की, बाइट की, फिर हम लोग कहते हैं हमारी जो हार्ड डिस्क है वो इतने GB की है। हम कहते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें TB आ रही है। एक्चुअली ये क्या है? ये टर्म्स हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि कोई भी आप मार्केट में चीज़ लेने जाते हैं तो उनको लेने के लिए कोई ना कोई टर्म होती है। जैसे फ्रूट्स आप लोग डजन में लेते हैं, दर्जन के हिसाब से मिलते हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद अगर हम लोग किलो की बात करें, अगर हम स्पीड को मेजर करना चाहें तो आपको पता है वो किलोमीटर के हिसाब से मेजर की जाती है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को वैसे मेजर करना चाहें तो वो मीटर्स के हिसाब से भी आता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी यूनिट ऑफ टर्म्स हैं जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करने के हवाले से उनको मेजर किया जाता है, उनको बताया जाता है कि इसमें बेसिकली कितनी स्टोरेज है, और उसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं वो आज हमारा टॉपिक होगा कि बेसिक यूनिट क्या हैं डाटा स्टोरेज के। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक टर्म जो आती है वो आती है बिट की। बिट को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के लिए, आप बच्चों के लिए जिन्हें नहीं मालूम या जिनको मालूम है, दोनों के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर की जो टर्म है या कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो किस में काम करती है, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होती है एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल, ठीक है। दो सिग्नल्स के ऊपर हमारा काम चलता है। एनालॉग सिग्नल्स जो है वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो यूं होंगे, वो वेव फॉर्म में चलते हैं, जहां पे कहीं पे भी हमें उसका एम्पलीट्यूड या उसकी जो वेव लेंथ है वो हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं पता कहीं पे पीक ज्यादा है कहीं पे कम है। हम यहाँ पे ऑन ऑफ मोड मेजर नहीं कर सकते। डिजिटल आपके पास जो आती है वो टर्म आती है यूं, जिसमें एक नोड हमारा अगर ऑफ है जो 0 को शो करता है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा ऑन। ऑन किसको शो करता है? 1। 0 किसको शो करेगा आपके पास? ऑफ को। और 1 किसको शो करेगा? ऑन को। तो डिजिटल टर्म में हमारे पास जो सिग्नल्स या वेव्स चलती हैं वो बाकायदा इसी नोड पे चलती हैं, कि जहाँ पे एक आपके पास जो टर्मिनल है अगर 0 है तो अगले वाला क्या होगा? 1 होगा। अगर 1 है तो आगे फिर हमारे पास 0, अगर 0 है तो फिर आगे से 1। इस तरीके से हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल जो है वो चलते हैं। आपको बताने का ये पर्पज़ है कि हमारे पास जितनी भी ये जो बेसिक टेक्नोलॉजी आती है एनालॉग सिग्नल की या डिजिटल की, अगर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर ले तो हमारे पास सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो है हमारी वॉचेज़ हैं, हमारे पास हमारी जो क्लॉक्स हैं, हमारे पास घड़ियाँ हैं। तो वो घड़ियों का क्या काम होता है, जिसमें आप देखते हैं बाकायदा 1 2 3 4 लिखा होता है, और उसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं अपने टाइम को, या बताते हैं कि काउंट करने के बाद कि हमारे पास क्या टाइम हुआ है। तो हमें एक एक मिनट को काउंट करना पड़ता है। तो वो क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कितने स्टेप्स वो आगे जा रहा है कितना नहीं, तो हमें काउंट करके प्रॉपर जो है फिर टाइम बताना पड़ता है। तो ये घड़ियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं? एनालॉग सिग्नल्स में होती हैं। जबकि उसी के अपोजिट देखा जाए तो आप लोगों ने देखा है कि आजकल डिजिटल क्लॉक्स आए हुए हैं, या आपके मोबाइल के ऊपर भी डिजिटल चलते हैं, कि जिसमें हम एग्जैक्ट बताते हैं कि 9 o'clock है, 9:10 और इतने सेकंड हो चुके हुए हैं। तो एक एक चीज़ हमारी काउंट करके हमें बताई जाती है। तो वो हमारे पास कौन सी आती है? डिजिटल आती है। बताने का आपको ये पर्पज़ है कि डिजिटल हमारी कंप्यूटर की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी चलती है डिजिटल के ऊपर, ठीक है। उसमें क्यों? क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज या जो आपके पास टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो 0 1 होती हैं। 0 किसको शो करता है? मैंने पहले बताया ऑफ को। 1 किसको शो करता है? ऑन को। ये हमारे पास कहलाते हैं बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। ये 0 1 क्या है? ये हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हैं, और कंप्यूटर की सारी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर है, जिसको हम लोग डिजिटल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिट बताने से पहले ये पर्पस क्या था 0 1 बताने का, कि इसकी जितनी भी लैंग्वेज है वो बाइनरी डिजिट्स में होती है, और बाइनरी डिजिट्स 2 के ऊपर डिपेंड करती है, वो है 0 और 1। जितनी भी कोडिंग होती है वो 0 1 के साथ होती है। वो कैसे, हम आगे इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं तो क्लियर होता जाएगा। अभी तक का आपका ये टॉपिक था कि एनालॉग और डिजिटल बताने का, कि हमारे पास दो तरह की टर्मिनोलॉजी होती है, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। कंप्यूटर की सारी टेक्नोलॉजी डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम करती है, और वो किस लैंग्वेज के ऊपर होती है? वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर होती है, और बाइनरी डिजिट्स हमारे पास 0 और 1 होते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जो कि हमारे पास आ जाता है बिट की बात हम लोग कर रहे थे। तो बिट हमारे पास वही बाइनरी डिजिट्स आ जाते हैं। बिट इक्वल होता है 0 और 1 के,
ठीक है, 0 और 1 बिट किसने होता है 0 1। इसकी एग्जांपल ऐसे है क्योंकि ये डाटा यूनिट स्टोरेज है कि अगर सपोज फर्ज करें मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें चीजों के रखने की गुंजाइश कितनी है, मैं कहती हूं मेरे पास सिर्फ 1 और 2, ये हमारे पास इसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, एक बॉक्स है उसकी गुंजाइश कितनी है, सिर्फ 2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 0 और 1। तो ये बॉक्स किसके बराबर होगा, ये होगा बिट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये डाटा यूनिट स्टोरेज है, तो ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी जो बेसिकली रजिस्टर साइज होते हैं। रजिस्टर्स क्या हैं, ये आपके पास यूनिट स्टोरेज डाटा स्टोरेज आते हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं आम वर्डिंग में, जैसे हम एक घरों में अपनी चीजें रखने के लिए क्या बना लेते हैं, कैबिनेट्स बना लेते हैं, या हमारे पास सेफ मौजूद होती है, अलमीरा मौजूद होती है, जिसमें हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को बाकायदा अरेंज करते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में डाटा के जो बेसिक यूनिट है डाटा स्टोरेज के, उसमें स्टार्ट होता है ये 0 1 से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 की गुंजाइश होती है। जब हमारे पास ये बढ़ जाती है रेंज और वो चली जाती है 4 बिट के ऊपर, बिट हमारे पास किसके बराबर है, 0 1, ये एक ही है जो बाइनरी डिजिट्स है। लेकिन अगर ये पहुंच जाए 4 बिट के ऊपर, इट मींस के 0 1, या सपोज हम फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं हमारे पास कोडिंग आ जाती है 0 1 1 0, तो ये कितने बिट्स हो गए, 1 2 3 4, तो ये 4 बिट जब होगा तो ये चेंज हो जाएगा 1 निबल के। इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि जैसे आप लोग देखते हैं ना हमारे पास करेंसी चेंज हो जाती है, करेंसी का जो सबसे छोटा इस वक्त हमारे पास जो चल रहा है वो कॉइन चल रहा है वो 1 रुपये का, 1 रुपये का ना, तो 1 रुपये के बाद 2 रुपये का भी है, 2 रुपये के बाद 5 रुपये का भी है, और जब वही हमारे पास कॉइन्स सबमिट जमा हो जाते हैं और हमारे पास कौन सा नेक्स्ट आ जाता है करेंसी का, वो 10 आ जाता है। 10 के बाद अगर हम 2 रुपीज जो 10 के जो 2 नोट हैं अगर हम उसको जमा करते हैं तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 20। अगर हम 10 के 5 करते हैं तो हमारे पास 50 का नोट आ जाता है। अगर हम 10 के 100 करते हैं 10 करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, 100। और अगर 100 वाले नोट को अगर हम 10 में लेके आते हैं तो हमारे पास क्या करेंसी निकल आती है, 1000। तो क्या मतलब वो बताने का है कि वो चेंज होता जाता है। इसी तरीके से हमारे पास ये चीज आ जाती है कि जब बिट हमारे पास 0 1 था और इसकी कैपेसिटी बढ़ी या इसकी रेंज बढ़ी तो वो किस में चला गया, 4 बिट में, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसको हम कहेंगे 1 निबल। हम उसको बिट नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे 1 निबल हो गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास बिट ही चल रहा है और बिट कितना है, 0 1। अब ये चलते चलते हमारे पास कितने हो जाते हैं, 8 बिट्स। ठीक है, तो 8 बिट्स किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 1 बाइट के। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, बाइट, जो कि सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला, हम कहते हैं कितने बाइट्स चल रहा है, कितने इसकी रेंज चल रही है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब बिट हमारे पास पहुंच गए 8 के बराबर, यानी जब हमारे पास ये 4 थे, इसी तरीके से अगर हम इसको करें तो सपोज फर्स्ट क्या हमारी जो कोडिंग है वो चल जाती है 0 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे हमारी जो इसकी टर्म थी वो चेंज हो जाएगी और वो टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 1 बाइट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अब बाइट्स पे बात कर रहे हैं, हमारे पास बिट खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट किस पे बात करेंगे, बाइट्स पे। अब बाइट्स चलते चलते काम होता जा रहा है और ये जब पहुंच जाते हैं 1024 बाइट्स के, जब ये किसके बराबर पहुंच जाएंगे, 1024 बाइट्स के, तो हमारे पास अगली टर्म जो है वो चेंज हो जाएगी, वो कहलाएगी 1 किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट पे पहुंच गई। अब किलोबाइट पे हम काम कर रहे हैं, किलोबाइट पे काम करते करते हमारे पास बाइट्स, इसके किलोबाइट्स जो हैं वो हो जाते हैं 1024 किलोबाइट्स। तो हमारे पास अब आगे इसकी फिर टर्म चेंज हो जाएगी और किलोबाइट्स कन्वर्ट हो जाएगा 1 मेगाबाइट्स के। ठीक है, 1 मेगाबाइट्स, अब हम उस पर काम कर रहे हैं और 1 मेगाबाइट्स चलते चलते 1024 मेगाबाइट्स तक जब पहुंचेगा तो अगला जो उसका यूनिट है वो चेंज हो जाएगा 1 गीगाबाइट, जीबी, जो आप अक्सर कहते हैं ना जीबी। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि जब जीबी में से हम लोग अपने बाइट्स निकालना स्टार्ट करते हैं तो वो कितनी रेंज तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि अक्सर आपके पास 2 GB का कार्ड हो, ठीक है, जो अक्सर आप मेमोरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर कितने ज्यादा बाइट्स निकलेंगे। तो आप जब 1024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट में से बाइट्स निकालना चाहें तो आप देखें क्या करेंगे कि 1 GB को पहले 1024 मेगाबाइट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके आपके पास बाइट्स निकलेंगे। यही वजह है कि हम अपने एक 2 GB कार्ड के अंदर बेशुमार अपना डाटा जो वो स्टोर कर सकते हैं। जीबी के बाद आप आगे देखें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जब हम 1024 जीबी बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होता है, अभी तक हमारे पास जो
इस्तेमाल होती है वो जीबी की इस्तेमाल होती है। जीबी बेसिकली क्या है, गीगा बाइट है। अब हम आगे आ जाते हैं 1024 गीगा बाइट जब पहुंचते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है 1 टेराबाइट टीबी। आप लोग अक्सर देखते हैं कि अभी लेटेस्ट जितने भी आपके आ रहे हैं ये लैपटॉप्स आ रहे हैं, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स आ रहे हैं, इनके अंदर जो हार्ड डिस्क इस्तेमाल की गई है वो इस्तेमाल की जाती है टीबी में 1 टेराबाइट के अंदर। और 1 टेराबाइट बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एक स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसमें आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर आपके पास एक लाइब्रेरी मौजूद हो तो उस लाइब्रेरी में जितनी किताबें हों उसका डाटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि एक नॉर्मल लाइब्रेरी के अंदर कितनी किताबें होती हैं और वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरी की अगर बात की जाए तो उसमें कितनी किताबें होंगी, हजारों लाखों की तादाद में, तो उसका डाटा 1 टीबी के अंदर समा सकता है। इस कदर इतनी बड़ी इसकी कैपेसिटी होती है। तो इसके साथ ही साथ ये हमारे पास आज बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के बाद कि नॉर्मली हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं वर्ड, ठीक है। जैसे सपोज जैसे हमने एक एग्जांपल की थी, हम अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक स्टोरेज यूनिट है जिसकी कैपेसिटी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। हम कहते हैं हमने लिखना है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर्स लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आया। अब क्या हमने कंप्यूटर्स तो टाइप किया है कंप्यूटर में, ठीक है, इनपुट दी है कंप्यूटर की, हमने कंप्यूटर टाइप करना है। तो कंप्यूटर में सी ने अपनी एक कैपेसिटी लेनी है बिट की, ठीक है, ओ ने अपनी लेनी है। डिपेंड करता है रजिस्टर के साइज के ऊपर कि वो बिट के साइज पे चल रहा है या बाइट के साइज पे चल रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप जो स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी पर जो एक वर्ड या एक डिजिट जो कैपेसिटी निकल रही है वो बिट में निकल रही है या बाइट में निकल रही है। तो हमारे पास ये देखिए कितने बन रहे हैं। सपोज हमारे पास 8 इसने लिया, 8 बाइट्स की कैपेसिटी ली है, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे 8 बाइट, हम कहेंगे ये एक वर्ड है। ये क्या है, ये एक वर्ड है। इसको जनरल हम लोग जो प्रोनाउंस करेंगे वो हम वर्ड कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि इसने 8 बाइट लिया या 8 बिट लिया। तो जनरली हम जो इसको रिकमेंड करेंगे वो हम इसको कहते हैं कि ये एक वर्ड था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये आज का आपका टॉपिक था बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का SDLC, या सिस्टम हम लोग कह लेते हैं, सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स। ये टॉपिक है। SDLC को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। बेसिक उससे जाने से पहले कि जब भी हम लोग कंप्यूटर की बात, चूंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए बाकायदा उसके लॉजिक्स को देख के चलना पड़ता है। अब हमारा जो टॉपिक है सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स क्या है, तो सिस्टम क्या है कि हम कभी भी जब भी कोई काम करते हैं तो एक सिस्टम, एक तरतीब, एक उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए करते हैं। तो सिस्टम की डेफिनेशन भी यही निकलती है कि एक कम्बिनेशन है डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो एक दूसरे के साथ मिलकर हमें एक निज़ाम देते हैं। क्योंकि अगर हम सिस्टम की डेफिनेशन निकालें आम लफ्जों में तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या निकलती है, एक निज़ाम, ठीक है ना, जिसमें के मुताबिक हम अपना काम करते हैं। जैसे सपोज उसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि जब आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो मैट्रिक के एग्जाम्स को आपको पास करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाने के बाद डायरेक्ट तो आप कभी भी जाके अपनी क्लासरूम की चेयर पे नहीं बैठते ना, हमें क्या करना पड़ता है, पहले जाके अपना एडमिशन करवाना पड़ता है, एडमिशन के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही है ना कि एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है, उसके थ्रू जाके आप इंटर करते हैं। आप डायरेक्ट कभी भी मैट्रिक के बाद इंटर नहीं कर सकते कि आप पहले कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, एडमिशन की पॉलिसी को पूरा करेंगे, फिर जाके आप अपने क्लासरूम में बैठेंगे, क्लासरूम में बैठने के बाद आप अपनी क्लासेस लेंगे, टेस्टिंग सिस्टम को जो है वो फेस करेंगे, फिर उसके बाद अपना एडमिशन भेजेंगे बोर्ड का, और फिर जाके आप बोर्ड के इम्तहानात देंगे, और इम्तहानात देने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, और फिर जाके आप डिक्लेयर करेंगे कि भाई आपने इंटर का जो क्लास है वो पास कर लिया। तो ये आपको बताने का एक पर्पस था कि सिस्टम की बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि सिस्टम एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, जो डिफरेंट कैटेगरी से गुजरने के बाद एक खास टास्क को करने के बाद फिर आप उसको कंप्लीट करते हो, फिर जाके आपका एक सिस्टम बनता है। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में इसकी बात की जाए तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम इसकी एग्जांपल सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने कोई भी काम करना है, आप लोग जैसे कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं या आप डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें बाकायदा उसके स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, फिर जाके हम उसमें अपना काम कर सकते हैं।
तो जो कंप्यूटर के हवाले से बात की जाए तो कंप्यूटर में वही चीज़ है कि किसी खास काम को करने के लिए हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू प्रॉपर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके हमारा सिस्टम बनता है। सिस्टम के आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स पे अगर कंप्यूटर के थ्रू बात की जाए तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है हार्डवेयर की। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या है, हमारे जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, हार्डवेयर। हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमने इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, ये प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी हार्डवेयर को भी कंट्रोल करती हैं और हमारी इंस्ट्रक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं हमारे उसके बाद जो है पीपल आ जाते हैं, यूजर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यूजर्स जिन्होंने इनको इस्तेमाल करना है, जो हमारे क्या होते हैं, पीपल या पर्सन्स, जो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीजें आ जाती हैं वो आ जाती है डाटा भी, यानी रॉ फैक्ट्स की सूरत में भी, और उसके बाद उसकी आउटपुट यानी जो हमारी क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन जो यूजफुल फॉर्म के अंदर होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन सेटअप। और कम्युनिकेशन सेटअप किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि हम अपने डाटा को या अपने काम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर सकें। तो ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, जिनकी मदद से हम अपने सिस्टम को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद फिर प्रॉपर उसको इस्तेमाल करते हैं। और इनमें 5 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हार्डवेयर हमारे पास फिजिकल पार्ट्स नहीं होंगे तो हम उसके मुताबिक कोई भी अपना डाटा कंप्लीट या कंपाइल नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते। फिर यूजर्स हैं, पीपल हैं, यानी हम लोग जिन्होंने इनको इस्तेमाल करना है या इनके मुताबिक अपना काम पूरा करना है। डाटा इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स, ये मतलब आप इनपुट नहीं देंगे तो प्रोसेसिंग होकर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, तो इनपुट आउटपुट हमें बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारा जब ये काम कंप्लीट हो जाता है एक स्टेप के अकॉर्डिंग, तो हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन सेटअप की, यानी हम लोग जो है वो नेटवर्किंग या एक नेटवर्क के थ्रू अपने डाटा को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं तो हमारे पास वो क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन सेटअप आ जाता है, जिसकी मदद से हमने जितना अपना एक सिस्टम के मुताबिक इन सिस्टम के कंपोनेंट्स पे काम किया होता है वो अपने आगे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये इंशाल्लाह हमारा एक नया टॉपिक है सिस्टम का, जिसको हम लोग आगे प्रॉपर जो SDLC के नाम से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी कंप्यूटर की फील्ड में बार बार इस्तेमाल होता है, और एंड तक आप मास्टर्स लेवल पे भी जाएं तो ये SDLC के बारे में बार बार बात की जाती है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर एक स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करने के बाद हम कंप्यूटर में कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन और यूनिट बेसिक डाटा स्टोरेज था। इसको एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं और नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो आपका क्लियर हो जाए। तो आप ना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा बेटा ख्याल रखिएगा, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको इस सफ़र में कामयाबी अता करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।